ठीक है, ठीक। गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन है उसे। देखिए, हम लोगों ने अभी तक काव्य खंड, ठीक है, काव्य खंड का 5 चैप्टर खत्म किया है, जिसमें हम लोगों ने पहला जो था करवक, दूसरा सूरदास का पद, तीसरा तुलसीदास का पद, चौथा छप्य और 5वां कवित। ठीक है, इसके लाइन बाय लाइन अर्थ अर्थात चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ इसे हम लोगों ने देखा है। और आज का जो हमारा सेशन होगा, आज से हम लोग गद्य खंड की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, तो गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, वो है बातचीत। ठीक है, तो इसे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन अर्थ में हम आपको पढ़ाएंगे और इस चैप्टर के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ने क्या बताना चाहा है, उन्होंने क्या लिखा है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेशन है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, कनक, रामकिशन, मुस्कान, एमडी कालिफ शेख। ठीक है, चलिए आप सभी जुड़ गए हैं, सभी जल्दी से जुड़ जाइए। उसके बाद आज का जो हमारा सेशन है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, वह है बातचीत। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है, वो है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बातचीत के रचनाकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि बा से बातचीत और बा से बालकृष्ण भट्ट, तो बातचीत के जो रचनाकार है वो बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, क्लियर सभी को। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि बातचीत के रचनाकार कौन है या बातचीत के लेखक कौन है। ठीक है, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा कि बा से बातचीत और बात से क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए, गुड मॉर्निंग मुंचुन, जल्दी से जुड़ जाइए सभी। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, कवि का परिचय, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वह कवि परिचय से ही आते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम जानेंगे बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में हम सभी जानेंगे। तो देखिए, कवि का परिचय, इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को। अच्छा, यह किस शताब्दी में आएगा, 23 जून 1844 किस शताब्दी के अंतर्गत आता है, इसे हम कौन सी सदी कहेंगे। ठीक है, इसे हम कौन सी सदी कहेंगे, 23 जून 1844। ठीक है, यह बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म, ठीक है, जन्म तिथि है, उनका कब जन्म हुआ था, तो 23 जून 1844 को। ठीक है, बताइएगा यह किस शताब्दी के अंतर्गत आएगा, 19वीं शताब्दी। वेरी गुड, रामकिशन, एस कुमार, जिनोम, ऋचा, ठीक है, मुस्कान सिंह। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, 19वीं शताब्दी। ठीक है, बातचीत के लेखक, हाँ आप इसे समझ सकते हैं कि बातचीत अर्थात यह बा से स्टार्ट हो रहा है, अतः इसके लेखक का नाम बा से ही है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, और इनका जो निधन था वह 20 जुलाई 1914 को हुआ था। कब हुआ था, 20 जुलाई 1914, अर्थात यह 20वीं सदी में और यह 19वीं सदी में आएगा। ठीक है, आप सभी को इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं निवास स्थान की ओर। देखिए, इनका निवास स्थान कहाँ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, अर्थात यह रहते कहाँ थे, तो इलाहाबाद में रहते थे। इलाहाबाद एक जिला है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, जैसे कि हम अभी सीतामढ़ी जिला में रह रहे हैं। ठीक है, तो सीतामढ़ी जिला बिहार के अंतर्गत आता है। अगर हम अपने निवास स्थान को लिखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीतामढ़ी बिहार।
ठीक है, तो इसी प्रकार से पुष्पांजलि गुड मॉर्निंग। तो इसी प्रकार से लिखा गया है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है इलाहाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता पिता, माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और ये जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि बाल कृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था या बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी और बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, पिता एक व्यापारी थे। पिता क्या थे? एक व्यापारी थे। बाल कृष्ण भट्ट के पिता अर्थात बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे? तो वो एक व्यापारी थे। ठीक है, बिजनेसमैन थे। चलिए देखिए आगे। और माता एक सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति रुचि एवं लालसा जगाई। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बाल कृष्ण भट्ट के मन में, ठीक है, अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा पार्वती देवी, जो कि इनकी माता थी। क्लियर हुआ इतना सभी को? इतना आप सभी को क्लियर है? उन्होंने इन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आपके भी जो माता पिता हैं वो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, वो हर तरह से यह व्यवस्था करते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी तरीके से हो पाए। ठीक है, तो इनकी माता ने इनके मन में पढ़ने की रुचि एवं लालसा जगाई थी। चलिए ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शिक्षा। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, इन्होंने प्रारंभ में क्या किया था? किस विषय का अध्ययन किया था? तो संस्कृत का अध्ययन किया था। ठीक है, माता पार्वती देवी, ठीक है, और पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट और वो व्यापारी थे। ठीक है प्रीति, चलिए आगे देखिए। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। 1867 ईस्वी में प्रयाग का एक मिशन स्कूल है, देखिए यही है प्रयाग का मिशन स्कूल। ठीक है, देखिए ये है बालकृष्ण भट्ट और ये है जो उनका निवास स्थान है इलाहाबाद जंक्शन का चित्र इसलिए बताया गया है क्योंकि आप इसे समझे कि इनका जो निवास स्थान है वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? यह प्रयाग का मिशन स्कूल है, उसका एक छोटा सा चित्र दिया गया है। ठीक है, तो यही है प्रयाग का मिशन स्कूल, नाम है उसका मिशन स्कूल। ठीक है, वहां से उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। कब दी थी? तो 1867 ईस्वी में। ठीक है, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 1867 में बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। याद रहेगा इतना आपको? देखिए इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप अपने माथा पे बर्डन न ले, सर पे बर्डन न ले कि मैं तो याद करना पड़ेगा, नहीं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, शातु शर्मा क्लास जो है आपकी वो लगभग 7:30 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, और बारिश का मौसम था इस वजह से लेट हो जा रहा है। ठीक है, और कल भी आपकी क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि आंधी तूफान आ गया था। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे प्रारंभ में हमने क्या पढ़ा। देखिए यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनका जन्म कब हुआ था, बातचीत के रचनाकार कौन है, इनका निवास स्थान कहाँ है और इनके माता पिता का क्या नाम है। ठीक है, और इन्होंने 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। ठीक है, हाँ ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऑनलाइन में जो है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने ऑफलाइन में पढ़ा है उनका ऑनलाइन में क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। देखिए 1800 वृत्ति अर्थात पेशा, यह क्या करते थे? तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, ठीक है, अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल का नाम है सीएबी। ठीक है, सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, संस्कृत विषय को पढ़ाया। ठीक है, और 1888 में प्रयाग की कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। होते हैं बहुत इंसान जो बहुत जल्दी, ठीक है, क्रोधित हो जाते हैं, तो इनका स्वभाव जो था वो उग्र था और इसी कारण इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, और उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। अर्थात आप इन सब में ये समझे कि इनकी जो वृत्ति थी वह मुख्य रूप से वह अध्यापन था।
ठीक है, इनकी वृत्ति मुख्य रूप से अध्यापन था और बाद में जब इन्होंने स्कूल छोड़ा, अध्यापन का कार्य छोड़ दिया, तो उसके बाद से हाँ ठीक है, गुस्सा वाले थे, तो उसके बाद से यह क्या करने लगे। चलिए प्रिया, बहुत अच्छी बात है, और आप ऑनलाइन ही स्टडी कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, कि आप सभी जब एग्जाम देकर के आइएगा तो आपका जो हिंदी और इंग्लिश का जो एग्जाम है वह काफी बेहतरीन गया होगा। ठीक है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो चलिए चलते हैं। देखिए, तो हमने आप यहाँ पे क्या देखा कि इनकी जो वृत्ति थी वह मूल रूप से अध्यापन था। ठीक है, मूल रूप से अध्यापन था, और जब इन्होंने नौकरी छोड़ दी तब यह लेखन कार्य पर निर्भर हो गए थे। ठीक है, यह लेखन कार्य पर निर्भर हो गए थे। ठीक है, तो इतना आप सभी को समझ में आया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी एक बार नो प्रॉब्लम लिख करके सेंड करें, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग डैनिश। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सभी ने अच्छे से समझा और सभी ने ध्यान से पढ़ा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है विशेष परिस्थिति, अर्थात विशेष परिस्थिति क्या थी इनके साथ। तो देखिए, पिता के निधनोपरांत अर्थात मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद। ठीक है, निधनोपरांत का संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या आता है, निधन के बाद, निधन के उपरांत अर्थात मृत्यु के बाद। ठीक है, तो पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना। सभी ने कहते थे कि जो इनके पिता व्यापार करते थे, ठीक है, वही व्यापार इन्हें भी करने के लिए, ठीक है, कि पारंपरिक जो पेशा है उनका, ठीक है, वह बना रहे। ठीक है, उसके बाद देखिए, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो घर वालों का कहना रहता है, ठीक है, कि उनका पिता का जो बिजनेस है वही संभालने के लिए, ठीक है, उनके पिता जो बिजनेस कर रहे हैं, हाँ, इन्होंने अपना स्टार्टिंग जो था वो संस्कृत लैंग्वेज से किया था। ठीक है, कालिफ शेख। तो देखिए, हमने क्या बताया आपको, विशेष परिस्थिति, इनके घर में गृह कलह अर्थात क्या होने लगा, झगड़ा। ठीक है, झगड़ा झंझट का सामना इन्हें करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि घर वालों का कहना था कि इनके पिता जो व्यापारी थे, तो उनकी जब मृत्यु हो गई तो उनका ही व्यापार संभालने के लिए, उनका ही बिजनेस संभालने के लिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इनका जो मन था वह साहित्य में लगता था, और बाद में इन्होंने साहित्य में ही अपना ध्यान लगाया। ठीक है, जब यह घर से अलग हो गए तो इन्हें आर्थिक संकट अर्थात रुपयों की भी कमी होने लगी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना हिम्मत नहीं हारा और यह साहित्य के प्रति समर्पित रहे, अर्थात अपना लेखन कार्य नहीं छोड़ा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे रचनात्मक सक्रियता की ओर। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से, हिंदी वर्धनी एक सभा थी, ठीक है, प्रयाग की ओर से 1870 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी प्रदीप, ध्यान दीजिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी प्रदीप काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। पूछा जाएगा आपसे कि 1877 में, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा किस पत्रिका का, किस मासिक पत्रिका का संपादन किया जाता था। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हिंदी प्रदीप आपका सही होगा, अतः आप इसे याद रखिए, यह काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी प्रदीप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितने वर्षों तक ये चलाइए, 33 वर्षों तक। इन्होंने 33 वर्षों तक हिंदी प्रतीक नामक पत्रिका का निकालना, मतलब कि संपादन किया था। ठीक है, 33 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, तो 33 वर्षों तक। ठीक है, हिंदी प्रदीप, हाँ, आप सभी याद रखें हिंदी प्रदीप, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक, ठीक है, जितने भी सामाजिक है, सामाजिक मुद्दा जितना भी है, साहित्यिक मुद्दा है, नैतिक है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब नैतिक में आता है, और राजनीतिक जितने भी मुद्दे थे, जितने भी विषय थे, उन सभी पर इन्होंने निबंध लिखा। ठीक है, यह निबंध लिखते रहे उन सभी पे।
हिंदी प्रदीप नाम है, ठीक है। मासिक पत्रिका, जैसे कि अभी नई सुबह एक मासिक पत्रिका निकलती है, ठीक है, उसमें कवि कवि के द्वारा जो लिखी गई रचनाएं रहती है वो सभी संपादित रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से यह हिंदी प्रदीप भी था, ठीक है। आगे देखिए, 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। ध्यान दीजिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट है। अतः देखिए, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर, आपसे पूछा जाएगा कि संयोगिता स्वयंवर किन की रचना है, तो ऑप्शन इसका सही होगा लाला श्रीनिवास दास। आप ये नहीं समझिएगा कि ये जो प्रश्न है यह बालकृष्ण भट्ट से लिखा गया है, ठीक है, बातचीत से लिया गया है और बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, तो इसके जो रचनाकार होंगे वह बालकृष्ण भट्ट ही होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इसे ध्यान से देखें, यहाँ पे जो है लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की इन्होंने कठोर आलोचना की थी, ठीक है। निक्की 7:30 में आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोग क्या देख रहे थे, संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है। आप सभी एक बार कमेंट में लिखे कि संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, ताकि आपको याद रहे और ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने की भी संभावना है, ठीक है। संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है, बताइएगा आप अपने कमेंट के माध्यम से। संयोगिता स्वयंवर जो है यह किनकी रचना है। हाँ, श्रीनिवास दास जी की, ठीक है, सभी का आंसर सही है। श्रीनिवास नहीं प्रीति, बालकृष्ण भट्ट की नहीं, ठीक है, इसलिए हमने आपको बताया था कि बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं होगी। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, ठीक है। श्रीनिवास दास, हो सके आपने इस पे ध्यान नहीं दिया हो, यह संयोगिता स्वयंवर जो है यह श्रीनिवास दास जी की रचना है और इसी पर उन्होंने कठोर आलोचना की थी, अर्थात यह इसके समर्थक नहीं थे, इस पत्रिका के समर्थक नहीं थे, ठीक है। प्रीति, क्लियर हुआ आपको? कठोर आलोचना अर्थात इसके समर्थक नहीं थे, ठीक है। बुराई करना, कठोर आलोचना, आलोचना अर्थात होता है बुराई। हाँ, लाला श्रीनिवास दास जी की। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे है, जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। देखिए, अब आपको हम फिगर के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये कौन है, यह बालकृष्ण भट्ट जी है और इनकी जो पत्रिका है हिंदी प्रदीप, ठीक है, आपको इसलिए दिया गया है यह फिगर के माध्यम से कि आपको याद रहे। हिंदी प्रदीप उनकी एक मासिक पत्रिका थी जिसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही प्रेरणा से, और ये है लाला श्रीनिवास दास जी जिनका संयोगिता स्वयंवर, इन्हीं की रचना है संयोगिता स्वयंवर, ठीक है, जिनका आलोचना बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था। इतना समझ में आया आप सभी को? और ये कौन है, यह है आप जीवन में अंतिम दिनों के लिए, यह श्याम सुंदर दास जी, ठीक है, यह श्याम सुंदर दास जी है। इन्हीं के द्वारा हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए इन्हें काशी आमंत्रित किया गया था, ठीक है, लेकिन इनके साथ अच्छा व्यवहार न हुआ और ये वहां पर अलग हो गए, ठीक है। इतना समझ में आया आप सभी को? बारिश हो रहा है, हाँ हो रहा होगा, हम अंदर है इस वजह से हमें नहीं पता है, ठीक है। मौसम था बारिश वाला, आकाश में बादल छाए हुए थे, हमने देखा था। लाला श्रीनिवास दास जी की संयोगिता स्वयंवर का बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, समर्थन नहीं किए थे। हाँ चलिए ठीक है, तो आप सभी को बारिश पे नहीं पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए ठीक है, हो सकता है बिहार के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो रहा हो, कुछ क्षेत्रों में नहीं। देखिए आगे देखिए रचनाएं, देखिए उपन्यास, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। देखिए ये उपन्यास है, उसके बाद आपका आता है नाटक, ये क्या है, यह नाटक हो गया, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिए, ये है प्रहसन और ये है निबंध, ठीक है।
तो आपसे इसमें से उपन्यास में से कोई एक रचना दे दिया जाता है, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो हम आपको बता देते हैं कि किस किस रचना से प्रश्न आते हैं। तो देखिए, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल, यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ठीक है, यह इनका उपन्यास है। किनका? बालकृष्ण भट्ट जी का। यह बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। चलिए आगे देखते हैं। नाटक, देखिए पद्मावती। आप लोग जब हमने करबक में प्रश्न दिया था तो ऑप्शन में था कि इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, सॉरी मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, तो आप सभी ने बताया था पद्मावती। देखिए पद्मावती किनकी रचना है? पद्मावती बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। जबकि पद्मावत, ठीक है, प्रहसन, हम आपको बताते हैं प्रहसन मतलब क्या होता है, व्यंग्य होता है। ठीक है, पहले आप यहाँ पे ध्यान दें, पद्मावती किनकी रचना होगी? यह बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ऋचा, हम आपको बताएंगे प्रहसन का मतलब। ठीक है, अभी हम लोग नाटक पे हैं। ठीक है, तो नीचे जब चलेंगे हम लोग तो आपको सारा समझा दिया जाएगा कि किसका मतलब क्या होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए पद्मावती किनकी रचना है? यह बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, और आप इसे नहीं भूले। ठीक है, क्योंकि पद्मावत जो है आपके पाठ्य पुस्तक में 2 रचनाएं इसी नाम से संबंधित है। अतः पद्मावती बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है और पद्मावत जो है यह मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ठीक है, देखिए किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचर, मेघनाथ वध, कट्टर सूम की एक नकल, बृहनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। ये सब नाटक है। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितनी रचनाएं की है। देखिए नाटक कितना हो गया, फिर ये है उपन्यास है, फिर यहाँ पे प्रहसन है, और 1000 के आसपास इन्होंने निबंध भी लिखा है। ठीक है, तो ये काफी जाने माने निबंधकार रहे हैं। ठीक है, और लेखक रहे हैं, आप ये बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छा हम बाद में बताते हैं, पहले प्रहसन को कर लेते हैं। ठीक है, प्रहसन का अर्थ होता है व्यंग्य। ठीक है, जिसे पढ़ करके आपको हंसी आ रहा हो। ठीक है, प्रहसन उसे ही कहते हैं व्यंग्य, व्यंग्य करना किसी पे। समझ में आया आप सभी को? समझ में आया या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, तो देखिए जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, ये सब क्या है? ये सब प्रहसन है, अर्थात इन्होंने व्यंग्य लिखा है। ठीक है, आगे देखिए निबंध, 1000 के आसपास निबंध जिनमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण है, और भट्ट निबंध वाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। किस नाम से है? भट्ट निबंध माला। आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है मॉडल पेपर में अगले बार 2022। ठीक है, 2022 2023 के मॉडल पेपर में यह प्रश्न आया था कि बालकृष्ण भट्ट जी का जो निबंध है वह 2 खंडों में प्रकाशित है, उसका क्या नाम है? तो वह है भट्ट निबंध माला। क्या नाम है? भट्ट निबंध माला। आप इसे याद रखें। चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम एक बार आपको बता दें कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए उपन्यास में आपसे अधिकतर पूछा जाता है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। ठीक है, उसके बाद है सद्भाव का अभाव, हमारी घड़ी। ठीक है, आप इतना इंपॉर्टेंट रूप से देख ले। वैसे आप देखिएगा तो सारा देख ले तो अच्छा है, आपको याद भी हो जाता है। अगर 3-4 बार आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको ये सब ध्यान में आ जाता है कि ऐसा हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, और वैसे जब हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, चैप्टर के लास्ट तक, जब हम लोग गद्य खंड के लास्ट तक पहुंचेंगे तो आपको यह याद हो गया होगा कि यह जो रचना है यह किस कवि की है या किस लेखक की है। देखिए नाटक में है किरातार्जुनीय, पद्मावती। ठीक है, फिर है दमयंती स्वयंवर, ये याद रखें, सीता वनवास, मेघनाथ वध और रेल का विकट खेल। ठीक है, रेल का विकट खेल। बस इतना जो है यह नाटक आप याद रखें। ठीक है, दमयंती स्वयंवर, पद्मावती, किरातार्जुनीय, सीता वनवास,
मेघनाथ वध, रेल का विकट खेल। चले ठीक है, आगे है प्रहसन। जैसा काम वैसा परिणाम, ये आपसे पूछा जाता है, यह किनके द्वारा रचित प्रहसन है। ठीक है, आगे देखिए, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि, ये सब है प्रहसन। आगे है 1000 के आसपास निबंध था, जिसमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण थे। ठीक है, और इनका जो निबंध है वह निबंध भट्टमाला, भट्ट निबंध माला के नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किया गया है। अर्थात आपके पास जैसे कि मैथ की जो बुक होगी वो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे करके बांटा रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से यह भट्ट निबंध माला है। ठीक है, तो भट्ट निबंध माला 1 और भट्ट निबंध माला 2, अर्थात 2 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया। रजत, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी को पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर आप नोट करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़े। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हमें नो प्रॉब्लम बताएं लिख करके अपने कमेंट सेक्शन में, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ऋचा, रजत, ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। आप सब एक बार नो प्रॉब्लम लिखे। चलिए, रामकिशन, एमडी सैफ, ऋचा, कनक, प्रीति, प्रिया, मुंचुन, ठीक है, नंदनी, निक्की, इससे हमें ये पता चल जाता है कि आप सभी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। अब देखिए, अच्छा इसमें कुछ जो लाइन है वो आपके बुक से छूट गया है टाइपिंग में, अतः हम यहाँ पे आपको बता देना चाहेंगे। ठीक है, कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें टाइपिंग में। ठीक है, कुछ लाइन जो थी वो छूट गई थी और हमने देखा, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बस 1-2 पॉइंट है जिसे आप याद रखें। ठीक है, एक पूछा जाता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार रहे हैं, तो आप याद रखें, यह परिचय में ही आएगा। ठीक है, यह टाइप में छूट गया है, एक स्टार पॉइंट दे करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, स्टार पॉइंट दे करके आप लिख लीजिएगा इसे, कि यह भारतेंदु युग के साहित्यकार रहे हैं। किस युग के? भारतेंदु युग के। और आपके पास बुक है तो आप उस बुक में हाईलाइट कर लीजिए उसे। ठीक है, कि यह भारतेंदु युग के साहित्यकार रहे हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, पीडीएफ आपको मिलता होगा रीचा, पीडीएफ आप सभी को मिल रहा होगा, जितना भी हम लोगों ने अभी तक चैप्टर किया। ठीक है, 5 चैप्टर हम लोगों ने काव्यखंड का जो किया है उस सभी का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। जब आप जाते हैं तो एक प्रकार का, ठीक है, एक प्रकार का ऐसे बना रहता है। ठीक है, कंटेक्ट, जिसमें आपको जितना भी आपको प्रोवाइड किया गया है, जितना भी वीडियो और जितना भी पीडीएफ वो रहता है। ठीक है, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट, तो उसमें जो हम लोगों ने काव्यखंड, गद्यखंड और व्याकरण, ठीक है, 3 प्रकार के खंड बने हुए हैं। और उसमें जो पहला काव्यखंड में जाइएगा तो उसमें सभी चैप्टर जो है वह 1 2 3 4 चैप्टर बाय चैप्टर लिखा गया है। तो उसमें अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ के साथ साथ जो वीडियो है रिकॉर्डेड फॉर्म में वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आसानी से आपको समझ में आएगा कि एक जो हमारा चैप्टर है उसके 3 वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला चैप्टर एक्सप्लेनेशन का, दूसरा रहता है ऑब्जेक्टिव का और तीसरा रहता है सब्जेक्टिव का। ठीक है, अगर ये चैप्टर बड़ा हो रहा है तो हम इसे दो भागों में आपको देंगे। ठीक है, पहला कुछ कवि परिचय को लेकर के और दूसरा जो होगा वो चैप्टर का होगा। ठीक है, तो उसे जब हम अभी करा रहे हैं क्लास, तो अगर ज्यादा लेट हो जाए तो उसे हम उसी प्रकार से देंगे। ठीक है,